मैं और मेरे पति किसी काम के सिलसिले से बाहर गए हुए थे। जैसे ही काम खत्म करके हम वापस घर आ रहे थे तो रास्ते में ट्रेन से सफ़र करते हुए हमने देखा कि तकरीबन 13 या 14 साल की एक लड़की टिकट मास्टर से नज़र चुराने की कोशिश कर रही थी। उसकी हरकतों से साफ जाहिर हो रहा था कि उसके पास टिकट नहीं है, क्योंकि 2 मिनट पहले जब वो खिड़की से बाहर झांक रही थी तो बड़ी खुश थी, लेकिन जैसे ही टिकट मास्टर आया तो वह सोने का नाटक करने लगी। जैसे ही टिकट मास्टर उसके पास आया तो उसे टिकट दिखाने को कहा तो वह लड़की इतना डर गई कि कुछ बोल भी नहीं पाई। बस एक लाचार और बेबस निगाहों से कभी हमारी तरफ तो कभी उस टिकट मास्टर की तरफ देखती रही। लेकिन टिकट मास्टर कहाँ मानने वाला था। वह जान चुका था कि लड़की के पास टिकट नहीं है, इसलिए वो उसे लगातार टॉर्चर करने लगा। टिकट मास्टर का इस तरह का बर्ताव देखकर मेरे दिल में एक एहसास पैदा हुआ और मैंने अपने पति से कहा कि ये बेचारी लड़की जात है और ये टिकट मास्टर उसके साथ बदतमीज़ी पर उतर आया है। आप ही इस लड़की का किराया दे दो। ऐसा ना हो कि बड़ी ट्रेन में इस छोटी सी बच्ची का तमाशा बन जाए। मेरे पति समझदार थे। उन्होंने मेरी बात मानकर टिकट मास्टर को बुलाकर कहा कि इस लड़की का किराया मैं दे रहा हूँ, लिहाजा उसे कुछ ना कहें। टिकट मास्टर पैसे लेकर चला गया, जबकि उस लड़की की आंखें आंसुओं से भर चुकी थी। वह अपनी पलकों को तेजी से झपकते हुए अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी और देखने में ऐसा लग रहा था कि वह कुछ ही पलों में फूट फूट कर रोने वाली है। वो एक लाचार और बेबस निगाहों से बार बार हमें देख रही थी। मैंने उसे मुस्कुराकर तसल्ली दी और कहा, बेटी तुम मेरे पास वाली सीट पर आकर बैठ जाओ। वह मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो बोली, मेरा नाम कोमल है। मैं पिछले ही स्टेशन से ट्रेन में बैठी हूँ। मैंने पूछा, बेटी तुम्हें कहाँ जाना है? मेरे इस सवाल पर उसकी आंखों में खामोशी सी छा गई। फिर बोली, ना मेरा कोई ठिकाना है और ना ही मेरी कोई मंजिल है। मेरे बाप ने मुझे घर से निकाल दिया है। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसुओं का दरिया बहने लगा था। उसे देखकर मेरा दिल तड़प उठा। मैंने अपने पति की तरफ देखा और कहा, क्यों ना हम इस लड़की को अपने घर ले चलें। तो वह बोले, क्या बात कर रही हो? इसे कुछ पैसे दे दो ताकि ये अपना बंदोबस्त कर सके। लेकिन मैंने कहा, ये एक लड़की है और इसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है। बेचारी कहाँ जाएगी? ये इस दुनिया में अकेली कैसे गुजारा कर पाएगी? वैसे भी इस दुनिया में दरिंदों की कमी नहीं है। अगर किसी को पता लग गया कि ये बच्ची अकेली है तो हो सकता है कि ये कल किसी कोठे पर मिले या फिर कोई इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दे और इसको दर बदर भटकने के लिए मजबूर कर दे। और वैसे भी तुम्हें तो पता ही है, हमारे पास अभी कोई औलाद नहीं है। अगर हम इसे ले जाएंगे तो मुझे भी कुछ सहारा मिल जाएगा और इसको पढ़ा लिखा कर 4-5 साल के बाद इसकी किसी अच्छे से घर में शादी कर देंगे और इस तरह से इस बच्ची की ज़िंदगी भी बर्बाद होने से बच जाएगी। खैर, मेरे पति मेरी बातों को सुनकर उसे घर ले जाने के लिए राज़ी तो हो गए, लेकिन वो फिर भी इस बात के खिलाफ थे। मैंने उस बच्ची को जब ये बात बताई कि मैं उसे अपने घर लेकर जाना चाहती हूँ तो वह बहुत खुश हुई और बोली, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मुझे उसकी ये बात बहुत बड़ी लगी। मगर जब मैं उसे लेकर घर आई तो घर में एक तहलका मच गया। मेरी सास मुझ पर चिल्लाने लगी, तुम पागल हो गई हो? किसी अनजान लड़की को अपने घर में रखोगी? तुम कुछ जानती भी हो? आजकल लोगों ने घरों में लूट करने का ये अच्छा तरीका अपनाया हुआ है। पहले घर में अपना बनकर घुसते हैं, उसके बाद घात लगाकर सब कुछ लूट कर भाग जाते हैं।
बहू, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें ये महंगा पड़ जाए। मगर मैंने अपनी सास की कोई बात नहीं सुनी। बस सास की बातें सुनकर मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल चल रहा था कि मेरी सास पूरे घर का काम हमेशा मुझसे ही करवाना चाहती है। वह नहीं चाहती कि कोई घर के कामों में मेरा हाथ बटाए, इसलिए वह मुझे बार बार मना कर रही थी। इसी तरह समय पंख लगाकर उड़ने लगा। दिन, महीने और साल गुजरने लगे। कोमल खूब मन लगाकर मेरी दिन रात खिदमत करती थी। मगर मुझे 3 साल गुजरने के बाद इस बात का इल्म हुआ कि मेरी सास ने जो कुछ कहा था वह सब कुछ सच होता नजर आ रहा था। मुझे कभी किसी पर शक करने की आदत नहीं थी, लेकिन एक रात मुझे ये सब भी करना पड़ गया। रात के तकरीबन 2 बजे थे। मेरी अचानक नींद से आंखें खुली तो देखती हूँ कि मेरे पति कमरे में मौजूद नहीं हैं। मुझे कुछ शक हुआ, मगर मैंने नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन अगले दिन फिर ऐसा ही हुआ, लेकिन मैंने फिर नज़रअंदाज कर दिया। जब ये सिलसिला 4-5 दिन तक लगातार चलता रहा तो मुझे अपने पति पर शक होने लगा कि आखिर इतनी रात को ये रोज़ाना उठकर कहाँ चले जाते हैं। अगले दिन मैंने सोचा कि आज मैं पूरी रात नहीं सोऊंगी, और मैंने ऐसा ही किया। लाख नींद आने के बावजूद भी मैंने नींद को खुद पर हावी नहीं होने दिया। जैसे ही रात के 2 बजे मेरे पति कमरे से बाहर निकल गए, मैं भी आहिस्ता आहिस्ता कदमों के साथ उनके पीछे चल पड़ी। मैं ये देखकर हैरान हो गई कि मेरे पति के कदम कोमल के कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। मन ही मन मुझे बहुत दुख हो रहा था कि कहीं ये बात सच ना हो, और साथ ही साथ मुझे अपनी सास की बातें भी याद आ रही थीं कि काश मैंने उस वक्त अपनी सास की बातें मान ली होती। मैं खुद को अपनी सास की नज़रों में हारा हुआ साबित नहीं करना चाहती थी। जैसे ही मेरे पति धीरे से दरवाज़ा खोलकर कमरे के अंदर दाखिल हुए तो मैं भी दरवाजे के पास छुपकर उन्हें देखने लगी। कोमल का चेहरा देखा तो वह बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वह देखने में बिल्कुल ऐसे लग रही थी जैसे कि उसे कोई गम खा रहा था। उसने मेरे पति को देखते ही मुंह फेर लिया, लेकिन मेरे पति उसे घूर घूर कर देख रहे थे और बार बार उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर इशारों ही इशारों में उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह खुद को पीछे की ओर धकेल रही थी। ये सब देखने के बाद मैं अपने होश खो बैठी और मुझे ऐसा एहसास होने लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई हो। मैं तेजी के साथ भागकर अपने कमरे में आई और रोने लगी। अब मेरा शक यकीन में बदल गया था, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। मैं किसी को कुछ बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि मैं ही इस लड़की को ज़बरदस्ती अपने घर लेकर आई थी, और अगर मैं किसी को इसके बारे में कुछ बताती तो मेरी बहुत बदनामी होती। मेरी सास और ख़ानदान वाले मुझे ताने दे दे कर ही मार डालेंगे। अगले दिन कोमल ने मुझसे कहा कि या तो मुझे अपने कमरे में या दादी अम्मा के पास रहने की इजाज़त दें। मैं उसकी ये बातें सुनकर हैरान थी। मैंने उससे कहा कि आखिर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से तुम अपना कमरा बदलना चाहती हो। वह कुछ न बोली और चुप हो गई, लेकिन देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे वह बहुत ही डरी हुई है। मैंने उसे ज़बरदस्ती पूछने की कोशिश की कि आखिर क्या बात है, लेकिन उसने सिर्फ इतना ही जवाब दिया कि मुझे अकेले में डर लगता है, और इतना कहकर उसने बात को रफा दफा कर दिया। लेकिन उसकी ये बातें सुनकर मैं अंदर से खुश थी, क्योंकि मैं समझ चुकी थी कि शायद इस लड़की की कोई गलती नहीं है। हो सकता है कि सारी गलती मेरे पति की ही हो, वही इसको ज़बरदस्ती टॉर्चर कर रहा था। मैंने अपनी सास से कोमल को उसके कमरे में रहने की इजाज़त देने के लिए बात की, लेकिन मेरी सास ने साफ इनकार कर दिया।
कुछ दिन बाद ऐसा चमत्कार हुआ कि मेरे पति का ट्रांसफ़र हो गया और वह जॉब करने के लिए किसी दूसरे शहर चले गए। अब कोमल मुझे खुश नज़र आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि अब उसे किसी बात का डर ना हो। मैं भी उसे कहीं और नहीं भेजना चाहती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि लोग मुझ पर उंगलियां उठाएं कि जवान बेसहारा लड़की को घर से निकाल दिया। और वैसे भी मैं उसकी हिफाजत करने के लिए उसको लेकर आई थी। मेरे पति को गए हुए तकरीबन 2 महीने ही गुजरे थे कि मुझे एक खुशखबरी मिली, जिसे सुनने के लिए हर इंसान के कान तरसते हैं। मैं प्रेग्नेंट थी और इस खुशी से फूली न समा रही थी। मगर ये बात सुनने के बाद भी मेरी सास मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रही थी। बच्चे की पैदाइश में चंद ही दिन रह गए थे। कोमल ने मेरी खूब सेवा की, मगर कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही थी कि वह अपना चेहरा ढक कर रखती है। मैं उसे ऐसे देखकर समझ नहीं पा रही थी कि ये ऐसा क्यों कर रही है। खैर, मैंने एक दिन कोमल से पूछ ही लिया तो वह बोली, मुझे स्किन की एलर्जी हो गई है। चेहरे पर अजीब तरह के दाने निकले हुए हैं, जिन्हें छुपाकर रखने से मैं बेहतर महसूस करती हूँ। कोमल की बात सुनकर मुझे अफसोस हुआ। मैंने सोचा इसे किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाऊंगी, मगर फिर वक्त नहीं मिला, क्योंकि मेरी डिलीवरी का टाइम बहुत नज़दीक था। और आखिरकार वह दिन आ ही गया जब मेरे यहाँ एक खूबसूरत बेटा पैदा हुआ। मेरी सास भी पोते को देखकर मेरी कद्र करने लगी। बच्चे की पैदाइश के मौके पर रज्जो दाई ने मेरा बहुत साथ दिया। एक दिन रज्जो दाई ने कोमल को पास बुलाया और बोली, बेटी मेरी बात गौर से सुनो, तुम्हारी माँ की हालत नाजुक है। ऐसे में उन्हें 40 दिन तक लगातार मालिश की ज़रूरत है, वरना ये बीमार भी पड़ सकती हैं। और ऐसे दिनों में अगर सर्दी वगैरह का मौसम हो तो फिर सारी उम्र ये दर्द जोड़ों से नहीं जाता। अगर अपना ख्याल ना रखा तो उम्र भर सेहतमंद नहीं हो सकोगी, बल्कि दूसरे बच्चे के जन्म के वक्त और भी ज़्यादा परेशानी होगी। दाई और सास की बातों ने मुझे डरा दिया था। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे रोज़ाना वक्त पर मालिश कर दिया करें। दाई की बात सुनकर कोमल उलझन में पड़ गई और बोली, मैं आपके बाकी सारे काम कर दिया करूँगी, मुझे इस तरह के कामों से दूर ही रखें। और वैसे भी मुझे इस तरह के कामों का कोई तजुर्बा नहीं। भगवान न करे कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इतना कहना था कि मेरी सास गुस्से से लाल हो गई। लड़की, तुझे शर्म नहीं आती? इतने सालों से तुझे इस घर में बिठाकर खिला रहे हैं, तुम्हें मना करते हुए शर्म नहीं आ रही? आखिर तुम ऐसा बोल भी कैसे सकती हो? जब ये वक्त खुद तुझ पर आएगा तो तुझे सब समझ आएगा। चल, जितना कहा है उतना कर। उस दिन के बाद से कोमल मेरी रोज़ मालिश करने लगी, मगर उसका चेहरा अक्सर ढका होता था। एक दिन इत्तेफाक से ऐसा हुआ, कोमल मेरे बाजू की मालिश कर रही थी कि अचानक ही उसके चेहरे से नकाब गिर गया। मैं कोमल को देखकर हैरान रह गई। मेरी आंखें उसके चेहरे को देखकर फटी की फटी रह गईं। मैंने कोमल से बड़ी मुश्किल से कहा कि अगर तूने मुझे आज भी सच ना बताया तो तेरा अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। मैं तुम्हारा वह हश्र करूंगी जिसको तुम जिंदगी भर नहीं भूल पाओगी। मेरी बात सुनकर कोमल के चेहरे पर डर की काली परछाइयां लहराने लगी। मैंने कहा, कोमल, अगर तुम सच बता दोगी तो मैं तुम्हें किसी से तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त पुलिस के हवाले कर दूंगी। कोमल ने कहा कि हम एक बहुत गरीब घराने से हैं, मगर गरीब होने के साथ साथ हमारे घर परिवार में अंधविश्वास भी भरा पड़ा है। मेरे माँ बाप, जो बेटियों की पैदाइश के हमेशा से ही खिलाफ थे, उन्हें भगवान ने
5 बेटियां दी थीं। जब छोटी बेटी की पैदाइश हुई तो जैसे पिता के अरमानों पर पानी ही फिर गया था, और आखिरकार उन्होंने सोचा कि शायद इस बीवी से भगवान बेटियां ही देता रहेगा, क्यों ना मैं दूसरी शादी कर लूं। अभी इस बात की चर्चा घर में हुई ही थी कि मेरी माँ को अपनी हुक्मरानी खतरे में पड़ती दिखाई दी। वह दिन रात भगवान के सामने मिन्नतें करने लगी कि किसी तरह एक बेटे की माँ बन जाऊं। मगर ये कुदरत के काम हैं, देर सवेर तो हो ही जाती है। एक दिन वह उदास बैठी थी कि एक औरत मेरी माँ के पास आई और बताया कि पड़ोस के गांव में एक तांत्रिक आया हुआ है। उनका कहना है कि उनके पास एक ऐसी दवाई है जिससे खाकर तुम्हारी समस्या दूर हो सकती है। उस कमबख्त औरत की ये बातें सुनकर मेरी माँ की तो जैसे उम्मीद जाग उठी। माँ ने सोचा आखिर इसमें हर्ज ही क्या है। माँ उस तांत्रिक के पास गई तो उन्होंने एक दवाई पानी में घोलकर खाने को दी और बोला कि जब बेटा पैदा हो जाएगा तो उसे मेरे पास लेकर ज़रूर आना, वरना बहुत बड़ा नुकसान होगा। वह खुशी खुशी घर आ गई और आखिरकार उसकी इच्छा पूरी हुई। उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ। बेटे की पैदाइश के बाद पिता भी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे, लेकिन मैं दिल ही दिल में परेशान रहती थी कि बाबा से किया गया वादा अगर पूरा ना किया तो नुकसान होगा। और इसी कश्मकश में 10 साल गुजर गए। माँ अपने वादे को पूरा ना कर सकी क्योंकि मेरे पिता भी इन बातों पर यकीन नहीं करते थे। माँ का वह बेटा मैं ही था। एक दिन पिता किसी काम से बाहर गए हुए थे तो माँ ने मुझे इस बारे में सब कुछ बताया कि मेरी पैदाइश किस तरह से हुई है और इस तांत्रिक से क्या वादा किया हुआ है। फिर वह मुझे बहला फुसलाकर उस तांत्रिक के पास लेकर चली गई। मुझे बहुत डर लग रहा था। तांत्रिकों के बारे में मेरे ख्याल सही नहीं थे। उसके चेले मुझे देखकर खुश हो रहे थे। वह माँ से कहने लगे कि कहाँ थी इतने दिन तक, बेटा मिल गया तो हमें भूल गई क्या? तुझे पता नहीं था कि अगर तू इसको हमारे पास ना लेकर आई तो बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। माँ तांत्रिक की बातें सुनकर बहुत डर गई। थोड़ी देर चुप रहकर बोली कि बाबा मुझे बताइए कि अब क्या करना है, क्या इसका कोई अब उपाय नहीं है? कुछ देर तक मंत्र पढ़ने के बाद तांत्रिक मेरी माँ से बोला कि तूने यहाँ आने में बहुत देर कर दी है। इस बच्चे को 6 महीने के लिए हमारे हवाले कर दे, वरना ये बच्चा अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। ये सुनकर अम्मा बहुत घबरा गई और मुझे उस मक्कार तांत्रिक के हवाले करके वापस घर चली आई। मैंने वहाँ पर उन लोगों से मिन्नतें की कि मुझे मेरे घर जाने दो, मगर किसी ने भी मेरी एक ना सुनी। 2-4 दिन गुजरने के बाद मुझे पता लग गया था कि उन लोगों का कारोबार कुछ और है। ये लोग बच्चों के हाथ पांव तोड़ मरोड़ कर उनसे भीख मंगवाते हैं। मैं अब समझ चुका था कि तांत्रिक के चेले मेरे साथ भी अब कुछ गलत करने वाले हैं। फिर एक रात किसी तरह बड़ी मुश्किल से छुपते छुपाते एक छोटी बच्ची का लिबास पहनकर मैं वहाँ से रातों रात गायब हो गया और वहाँ से ऐसा भागा कि मैंने दोबारा पलटकर नहीं देखा और सीधा जाकर ट्रेन में बैठ गया और उसके बाद आप मुझे अपने घर ले आए। शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर आपके पति ने मेरी तरफ बढ़ने की कोशिश की। मैं उनकी हरकत देखकर बहुत डर गया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मेरा राज खुल ना जाए। मैंने उन्हें धमकी दी कि अगर वह मेरी तरफ बढ़े तो मैं शोर मचा दूंगी और तुम्हारी बीवी को सब कुछ बता दूंगी। दाई के कहने पर मुझे आपके शरीर पर मालिश करनी पड़ी, मगर मैं इस काम में बिल्कुल भी खुश नहीं था। मेरा यकीन करें, मैंने हमेशा आपको माँ की नज़र से देखा है।
मैं आज भी आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। कुछ दिनों से मुझे लग रहा था कि मेरे चेहरे पर दाढ़ी के बाल आ रहे हैं, जिन्हें छुपाने के लिए मैंने खींचने की कोशिश भी की, मगर मैं नाकाम रहा। इसलिए आपसे चेहरा छुपा रहा था कि कहीं आपकी नज़र न पड़ जाए। भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दें। मुझे पुलिस वालों से बहुत डर लगता है। मुझे बचा लीजिए। उम्र भर मैं आपका एहसान मानता रहूँगा। इतना कहकर वह रोते हुए मेरे कदमों में गिर गया। मैंने उसे अपने कदमों से उठाया और कहा, कोमल, मुझे नहीं पता था कि तुम एक लड़का हो। तुम्हारी मजबूरी भी नहीं पता थी, मगर अब अगर मेरे पति को पता चला तो हंगामा हो जाएगा। तुम भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हें कुछ पैसे और गहने भी दे रही हूँ। इन्हें इस्तेमाल में लाकर अपने लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश करो, मगर यहाँ नज़र मत आना, वरना मेरी ज़िंदगी मुश्किल में पड़ जाएगी। मैंने उसे अपनी अलमारी से कुछ गहने और पैसे दे दिए और कहा कि वह उन्हें बेचकर अपना गुजारा कर सके। और उस दिन के बाद से लड़की का नाम लेकर घूमने वाला कोमल नाम का लड़का मुझे अपने घर के आसपास कहीं नज़र नहीं आया। मगर आज भी इस किस्से को याद करती हूँ तो सोचती हूँ कि काश अपनी सास की बात मान लेती। अब मुझे ये ताने बार बार सुनने को मिलते हैं कि औलाद क्या हुई, जवान लड़की से सेवा करवाकर घर से निकाल दिया। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम किसी यतीम बच्चे को सहारा नहीं दे सकते हैं, लेकिन उसके बारे में पूरी तरह से पता भी करना चाहिए। दोस्तों, मैंने जो किया क्या वो सही था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक, शेयर और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।